This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट कर लिया है, जिसमें आपका जो 14th चैप्टर है, 14वां चैप्टर है, वो हमने खत्म कर लिया था। लेकिन उसका एक सवाल रहता है, उसको अभी करेंगे और उसके बाद हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए जो है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं 14 चैप्टर का, फिर हम छठे चैप्टर पर आएंगे। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, जहां पे क्या था, वर्ग अंतराल दे रखा था और बारंबारता दे रखी थी, और आपको बोला गया था कि इसमें जो लुप्त बारंबारताएं हैं वो क्या करो, इसमें जो लुप्त बारंबारता है वो आपने निकालनी थी। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो लुप्त बारंबारता एक तो x है, दूसरी y है। इसका मतलब हमें निकालना है x और y का मान। क्वेश्चन अगर आप देखो तो 14.3 का दूसरा क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको जो चीजें दे रखी है पहले तो वो लिख लेते हैं। आपको इसमें जो है वो माध्यक दे रखा है कि जो आपका माध्यक है वो 28.5 है। ठीक है, माध्यक जो है वो कितना है, 28.5 है। तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। वो जो है वो आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, माध्यक निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको सवाल में दे रखा था। क्योंकि हमें माध्यक नहीं, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 28.5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम माध्यक निकाल रहे हैं, तो मुझे बताओ माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं क्या निकालू? CF। बिल्कुल, हम निकालेंगे CF, जिसको हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे, जिसको हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो चलिए उसको निकालते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता पिछली क्लास में निकाली थी, तो याद रखा करो कैसे कैसे निकालते हैं। 5 के लिए अगर मैं संचयी बारंबारता निकालूं तो क्या होगी? 5 के लिए 5 ही होगी। x के लिए संचयी बारंबारता निकालूं तो क्या होगी? 5 + x। 5 + x, क्योंकि संचयी बारंबारता कहती है कि क्या करो, जो ऊपर वाली चीज है उसमें मुझे जमा करो और मेरे लिए संचयी बारंबारता निकालो। जैसे x के लिए संचयी बारंबारता निकालनी थी, तो हमने क्या किया, x में 5 को जोड़ दिया, तो 5 × x बन गया। 20 के लिए क्या होगी संचयी बारंबारता? 20x। बिल्कुल, 25 + x, क्योंकि 20 में जोड़ना है 5 × x को। 20 में जोड़ना है 5 × x को। तो कैसे जोड़ते हैं? देखो, x वाली चीज तो जुड़ेगी नहीं, इतना तो हम सभी को पता है। x वाली पद, x वाला जो चीज है वो नहीं जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि x वाली चीज के साथ ही जुड़ती है। 20 और 5 दोनों संख्याएं हैं, लेकिन x जो है वो चर है, ये आपस में नहीं जुड़ सकता। इसलिए सिर्फ 20 और 5 आपस में जुड़ जाएंगे, x नहीं जुड़ पाएगा। तो इसलिए ये बन जाएगा 25 × x। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 25 × x। अगले के लिए बताओ, 15 के लिए क्या होगी संचयी बारंबारता? 40x। बेटा 40x मत बोलो ना, 40 × x बोलो। जमा के निशान को हम नहीं बदल सकते। जमा का निशान अगर है तो वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि x इसमें जमा नहीं हो सकता। तो 40x नहीं, हम कहेंगे 40 × x। ठीक है, 40 × x। y के लिए बताओ। 40 + x + y। ठीक है, 40 × x × y, क्योंकि 40 है संख्या, x है x, y है y, ये तीनों ही आपस में नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तीनों ही आपस में नहीं जुड़ सकते, इसलिए इसको लिखेंगे 40 × x × y। 5 के लिए 45 × x × y। 45 × x × y। अब हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ये जो यहाँ पे आखिरी वाली चीज आती है, ये किसके बराबर आनी चाहिए? किसके? किसके? सुनाई नहीं दिया। बारंबारता के नहीं, बारंबारता के योग के। ठीक है, बारंबारता नहीं कहेंगे, बारंबारता के योग के। अब देखो, इस बारंबारता का योग हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
इसमें एक्स और वाई है, एक्स और वाई को जोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में हमें पहले से जब टेबल बना था तो ऐसा बना था कि जोड़ हमें 60 के बराबर दे रखा था। और हमने पिछली क्लास में सीखा था कि यहाँ पर जो चीज आती है वो इस बारंबारता के जोड़ के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने इस चीज की मदद लेके हमने एक चीज निकाली कि ये जो 45 जमा एक्स जमा वाई है ये पक्का 60 के बराबर है, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो आपका आखिरी संचयी बारंबारता आती है वो कितने के बराबर आनी चाहिए, वो बारंबारता के जोड़ के बराबर आनी चाहिए, मतलब 60 के बराबर आनी चाहिए। इसलिए हमने पता लगा लिया कि ये पक्का 60 के बराबर ही होगा। अब x प्लस वाई को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, 60 ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 45 को उठाओ और 60 के पास भेज दो। तो 45 जब 60 के पास जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, x प्लस वाई कितने के बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक समीकरण बना दिया, x प्लस वाई बराबर है 15। इसका काम अभी तो नहीं है पर बाद में इसका काम होगा। बाद में क्या होगा, हमें इसका काम है, इसलिए अभी हमने इसको निकाल दिया। निकाला कैसे, तो बिल्कुल सिंपल, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो आखिरी वाली संचयी बारंबारता होती है वो बराबर होती है इस बारंबारता के जोड़ के। इस बारंबारता का जोड़ हमें 60 के बराबर दे रखा था, तो इसका मतलब 45 जमा एक्स जमा वाई 60 के बराबर है। ठीक है, और हमें एक और चीज क्वेश्चन में ही दे रखी थी कि माध्यक जो है वो 28.5 है। जब आपको माध्यक क्वेश्चन में दे रखा है 28.5, तो आपने देखना है ये जो माध्यक है ये वर्ग अंतराल में किसके किसके बीच आएगा, किसके और किसके बीच आएगा 28.5 वर्ग अंतराल में, बताओ। 20 और 30। बिल्कुल 20 और 30 के। तो हम इसको चुनेंगे माध्यक वर्ग। क्या चुनेंगे, इसको हम चुनेंगे माध्यक वर्ग, क्योंकि जो माध्यक हमें सवाल में दे रखा था वो किसके किसके बीच में आ रहा था, 20 और 30 के बीच में आ रहा था, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया माध्यक वर्ग का। और जो भी अब फॉर्मूले में हम चीजें लिखेंगे वो माध्यक वर्ग के हिसाब से, माध्यक वर्ग के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसलिए हमें माध्यक वर्ग निकालना ही पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए भाई, हमें फॉर्मूले में इसकी चीजें चाहिए। तो माध्यक वर्ग मैंने कहां से निकाला, मुझे माध्यक दे रखा था 28.5। मैंने देखा मेरे पास इतने सारे वर्ग अंतराल है, इन इतने सारे वर्ग अंतराल में से 28.5 किसके किसके बीच में आएगा, तो वो आएगा 20 और 30 के बीच में। ठीक है, 20 और 30 के बीच में। तो चलो अब माध्यक वर्ग के हिसाब से कुछ चीजें हम निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग के लिए L कितना है बताओ, माध्यक वर्ग के लिए L कितना है, 20। निम्न वर्ग सीमा है 20। माध्यक वर्ग के लिए H कितना है, 10। माध्यक वर्ग के लिए F कितना है, F 20। और माध्यक वर्ग के लिए C F कितना है, 5 प्लस एक्स। बिल्कुल 5 प्लस एक्स। गलती से भी 25 जमा एक्स मत लिखना, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिसको हम CF लेते हैं, जिसको हम CF मानते हैं, वो कौन होता है, वो होता है माध्यक वर्ग से ऊपर वाला। कौन होता है, माध्यक वर्ग से ऊपर वाला। तो CF का काम करेगा 5 जमा एक्स। सारी चीजें मिल गई, तो उठाओ और डाल दो फॉर्मूले में। तो माध्यक का फॉर्मूला लिख दूंगी मैं ऐसे, माध्यक का शॉर्ट फॉर्मूला होता है L प्लस N बटा 2 माइनस का CF बटे में इसके F ब्रैकेट क्लोज गुणा में इसके H। तो लिख लेते हैं, माध्यक की जगह पे हम लिखेंगे 28.5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमें माध्यक की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 28.5। तो मैंने माध्यक की जगह पे लिख दिया 28.5 बराबर में L है, L की जगह पे 20 है, N बटा 2 है। N कितना है बताओ, वैसे तो n मानते थे इसको, है ना, n किसको मानते थे, n मानते थे इसको। लेकिन ये इसको लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत अजीब हो जाएगा। ये किसके बराबर है, आंसर 30 है। नहीं, पहले मुझे बस इतना बताओ ये किसके बराबर है। y 15। नहीं बेटा नहीं, बस इसकी बात बताओ, ये वाली चीज जो निकलती है ये किसके बराबर होती है, 60 के बराबर। तो है, लिखा तो है
45 जमा x जमा y बराबर है 60 के। किसके बराबर है? 60 के बराबर है। सिंपल। तो इसका मतलब इसको हम n मानते थे, लेकिन ये 60 के बराबर है, तो n को भी हम 60 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो आखिरी वाली संचयी बारंबारता आती है वो इसके बराबर होती है। अगर ये 60 तो n भी 60, तो हम n को मानेंगे अभी 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60/2 माइनस में CF हमने ले रखा था 5 जमा x को। 5 जमा x को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, 5 जमा x किसी की वैल्यू है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और बाहर से एक और ब्रैकेट लग गया, बटे में f की जगह पे 20 था तो 20 लिख दिया, गुणा में h की जगह पे 10 था तो 10 लिख दिया। अब सॉरी, ये 20 यहाँ पे जमा कर रहा है, भी ध्यान देना, मैंने जमा का निशान नहीं लगाया, ये जमा का निशान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 28.5 तो ऐसे कैसा ही रहेगा, तो इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। 20 को उठा के इसके पास भेज देते हैं। 20 यहाँ पे जमा का है, इसके पास जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, 20 यहाँ पे जमा का है, इसके पास जाएगा तो माइनस का 20 बन जाएगा। बराबर का निशान 60/2 किया तो 60/2 करके आ गया 30, माइनस का 5 माइनस का x बटे में 20 गुणा में 10। मुझे बताओ माइनस का 5 माइनस का x कैसे आया? x तो बेचारा जमा का था, अब यहाँ पे माइनस का कैसे बन गया? सोचो और बताओ। ब्रैकेट ओपन नीचे है तो माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है। माइनस का निशान 5 से गुणा करेगा तो माइनस का 5, और माइनस का निशान x से गुणा करेगा तो माइनस का x। ठीक है, अब 28.5 में से 20 को माइनस कर देते हैं, तो 20 को ऐसे कैसे लिखेंगे, दशमलव लगा के 0 लिख देंगे। 5 का 5, 8 का 8, 2 में से 2 गया 0, तो ये बच गया हमारे पास 8.5। बराबर का निशान 30 में से 5 गए तो बचेगा 25, ये बन जाएगा 25 माइनस x, बटे में इसके आ जाएगा 20, और ये गुणा में आ जाएगा 10। अब मुझे बताओ, ये जो 20 बटे में है और ये जो 10 गुणा में है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं, ज्यादा कट रहे। यस मैम। ठीक है, 2 बार में कटेंगे। 10 से कम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये आ गया 8.5 बराबर 25 माइनस x, 25 माइनस x बटे में इसके आ गया 2। अब 2 को उठा के वहां भेजो, 2 यहाँ भाग कर रहा है, 8.5 के पास जाएगा तो गुणा कर देगा, और गुणा करके कितना आएगा ये मुझे आप बताओगे। 17.5 17। बिल्कुल 17 आएगा। ठीक है, 85 दूनी 170 होता है। कितना होता है? 85 को गुणा करोगे 2 से 170 होता है। क्योंकि 5 से पहले दशमलव लगा है, मतलब एक अंक से पहले दशमलव लगा है, तो 170 में भी एक अंक से पहले दशमलव लगेगा, ये बन जाएगा 17.0, जिसको हम सिर्फ 17 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 17 और यहाँ पे लिख दिया 25 माइनस x। अब हमें छोड़ना है x को अकेला। x को अकेला छोड़ना है तो मैं क्या करूं, माइनस का x लिखूं या जमा का x लिखूं? जब x को अकेला छोड़ूंगी तब क्या लिखूं? जमा का x, माइनस का x। पक्का? सोच लो। जमा माइनस का x। माइनस का x, देखो ना, x से पहले माइनस लगा है, मतलब ये माइनस इस x का है। x से पहले माइनस लगा है, इसका मतलब होता है ये जो माइनस है भाई ये किसका है? ये x का है। तो इसलिए जब x को अकेला छोड़ोगे तो उसके चिन्ह के साथ अकेला छोड़ना है, तो माइनस का x बच गया। 25 को उठाओ उधर भेज दो, 25 यहाँ पे जमा का है, उसके पास जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, 25 यहाँ पे जमा का था, उसके पास गया तो माइनस का बन गया। 17 में से 25 को माइनस करो, कितना आएगा? माइनस 8। ठीक है, माइनस का 8, बिल्कुल। कितना आएगा? माइनस का 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 8, बराबर में लिख दिया माइनस का x। माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू आ गई 8। तो जो x था वो 8 के बराबर है, लेकिन हमें तो कहा है कि x अकेले की थोड़ी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो y का मान निकालने के लिए ये वाला समीकरण आपकी मदद करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि समीकरण बनाना जरूरी है। कैसे समीकरण बना, तो आखिरी बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जो आखिरी संचयी बारंबारता आती है वो बारंबारता के जोड़ के बराबर होती है, जो कि हमें पहले से दे रखा था 60 के बराबर। ठीक है, 60 के बराबर दे रखा था तो हमने लिख दिया 45 जमा x जमा y बराबर है 60 के। x जमा y को एक तरफ रख,
ठीक है, x जमा y को एक तरफ रखा, 60 में से 45 को माइनस किया तो समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर में 15। जहां पे हमें x की वैल्यू पता है तो x की जगह पे लिख दिया 8, y को रहने दिया ऐसे का ऐसा, बराबर में लिख दिया 15, y को छोड़ दिया अकेला, 15 में से कर दिया -8, तो y कितने के बराबर आ गया, तो y बराबर आ गया 7 के। ठीक है, तो y 7 है के बराबर और x है 8। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये पूरा इसी में है, पूरा सोल्यूशन टेबल भी इसी में है, सोल्यूशन भी इसी में है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर हम आगे बढ़ सके और अपना 6th चैप्टर स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब करते हैं 6th चैप्टर को स्टार्ट, जो जिसके लिए आपको पहले 2 चीजें सीखनी है, जरूरी चीजें सीखनी है, उनको अपनी कॉपी पे नोट करते जाना। पहले तो ऊपर लिख लो कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, ये हम सीख रहे हैं। और इसके लिए जो सबसे बेसिक चीजें पहले तो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आकृतियों के बारे में। तो कुछ हमने बांटा है आकृतियों को। नंबर 1 हमने बांटा है आकृति को, एक हम कहते हैं कि कुछ आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं। कैसी होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। और कुछ आकृतियां होती हैं सर्वांग सम। ठीक है, कुछ आकृतियां होती हैं समरूप आकृतियां और कुछ आकृतियां होती हैं सर्वांग सम। तो आपको पता होना चाहिए कि अब सर्वांग सम आकृति और समरूप आकृति है क्या, सर्वांग सम आकृति और समरूप आकृति है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको पता करेंगे पहले, फिर हम 6th चैप्टर को तभी आगे बढ़ पाएंगे अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो आपको बस 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है, एक आपको ध्यान में रखना है आकार और दूसरा आपको ध्यान में रखना है आमाप। ठीक है, आकार अमाप क्या होता है अभी सीखेंगे, बिल्कुल सब कुछ सीखेंगे। तो पहले इसको मैं लिख लेती हूँ अच्छे से, फिर इनको बारी बारी सीखेंगे और समझेंगे। समरूप आकृति का पता लगाना हो या सर्वांग सम आकृति का पता लगाना हो, आपको पहले तो उनका आकार देखना है। आकार का मतलब शेप, हो सके तो इसको इंग्लिश में भी लिखो, जैसे आपने आकार लिखा समरूप के नीचे तो उसके आगे लिखो शेप, और दूसरा लिखो आमाप, और आमाप के आगे लिख दो साइज। ठीक है, आमाप के आगे लिख दो साइज। और सर्वांग सम में भी यही चीज करो, लिख दो आकार मतलब कि शेप और लिख दो आमाप मतलब साइज। ठीक है, अब बात करते हैं कि समरूप आकृति। उससे पहले एक और चीज लिखो, फिर अगर यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाओ, नीचे लिखो इसके बिल्कुल जहां पे आपने, अब नीचे लिख लो, एक किसी और लाइन में लिख लो कि आकार में कौन आता है। तो आकार में आता है कि भाई उसकी शेप कैसी है। शेप मतलब कि वो किस आकार का है, क्या वो वृत्ताकार का है। अगर वो गोल हुआ तो हम कहेंगे ये कैसा है, भाई ये वृत्ताकार है। अगर वो त्रिभुज के आकार को हुआ तो हम कहेंगे ये कैसा है, तो ये है भाई त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार है। अगर वो कहेंगे कि ये जो है वो कैसा है, वर्ग के आकार का है, तो हम कहेंगे ये है वर्गाकार। और अगर वो कहेंगे कि ये आयत के आकार का है तो हम कहेंगे ये कैसा है, ये है आयताकार। ठीक है, तो आकार में ये चीजें आती है, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। ये क्या है, अमाप है क्या? हाँ, आमाप। जैसे आकार होता है वैसे होता है आमाप। आमाप मतलब उसका मेजरमेंट। ठीक है, उसका साइज। साइज में क्या क्या आता है, तो साइज में आता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, वो बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, ऊंचाई के बाद वो बड़ा है, जो भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो बड़ा है या छोटा, ये सारी चीजें आती हैं उसके आमाप में।
तो आमाप और आकार इन दोनों के हिसाब से हम समरूप और सर्वांग सम चीजों को देखते हैं। तो नंबर 1 समरूप कहता है कि जिस भी आकृतियों को आप समरूप कहना चाहते हो उनका जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए। जिस भी दो आकृतियों को आप कहना चाहते हो कि वो समरूप है उनका जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए। आकार से क्या मतलब है, अगर वो वृत्त के है तो दोनों वृत्त के आकार के होने चाहिए, अगर वो त्रिभुज का है तो त्रिभुज के आकार के दोनों होने चाहिए, अगर वर्ग है तो दोनों ही वर्ग के आकार के होने चाहिए, और अगर आयत है तो दोनों ही आयत के आकार के होने चाहिए, आकार एक जैसा। लेकिन बात करें आमाप की कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बड़ा छोटा इसका एक जैसा होना जरूरी नहीं है, इसका जो है वो एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर ये बराबर हुए, अगर उनका आकार आमाप बराबर हुआ, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हुई तो भी ठीक, अगर नहीं हुई तो भी ठीक, एक जैसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको लिख लो, एक जैसा होना जरूरी नहीं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है समरूप आकृति। समरूप आकृति ऐसा कहती है कि भाई आकार तो सेम होना चाहिए लेकिन आमाप एक जैसा होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें उसी तरफ आपके सर्वांग सम आकृति की, तो सर्वांग सम आकृति कहती है कि आकार भी एक जैसा हो, मतलब अगर एक वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त हो, एक आयत है तो दूसरा भी आयत हो, एक त्रिभुज है तो भाई दूसरा भी त्रिभुज हो, ऐसा कहती है सर्वांग सम आकृति। ये तो समरूप भी कहती है कि आकार दोनों केस में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन समरूप आकृति ने कहा था कि साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर एक बड़ा है और दूसरा छोटा है तो भी चलेगा, अगर दोनों बराबर हैं तो भी चलेगा। लेकिन सर्वांग सम आकृति ने कहा कि इनका आमाप भी एक जैसा ही होना चाहिए, मतलब ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, बस ये है कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं सर्वांग सम के लिए और समरूप आकृति के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है बहुत बार ऐसा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको गलत नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो ये मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया कि सर्वांग सम कहता है आकार और आमाप दोनों ही एक जैसे हों, लेकिन समरूप आकृति कहती है आकार तो एक जैसा चाहिए लेकिन आमाप एक जैसा हो ये जरूरी नहीं। आमाप कैसा भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन आकार जो है वो सेम हो। ठीक है, शेप सेम हो, साइज से फर्क नहीं पड़ता। समरूप आकृति को शेप सेम हो, साइज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्वांग सम आकृति कहती है कि शेप भी सेम और साइज भी सेम। ठीक है, अब इसका उदाहरण लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं कि कौन कैसा होता है। अब मैं जब आपको पूछूंगी तो आपने उत्तर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया एक छोटा सा वर्ग, और चलो इसमें आपने बताना है कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे के कैसे हैं, समरूप है या सर्वांग सम है। समरूप समरूप है मैम, समरूप में। ठीक है, समरूप है, क्योंकि समरूप ने कहा कि आकार एक जैसा होना चाहिए। आकार मतलब ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, दोनों किस आकार के हैं, वर्गाकार के हैं। ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, तो हम इसको कहेंगे कि आकार सेम है, आमाप से फर्क नहीं पड़ता। शेप सेम है, साइज से फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहेंगे कि ये समरूप है। लेकिन वही मैं पूछूं, क्या ये सर्वांग सम भी है? नो मैम। क्यों? दोनों वर्ग ही तो है। नो दोनों मैम, वर्ग ही तो है। हाँ बोलो। बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, सर्वांग सम इसलिए नहीं क्योंकि बराबर नहीं, बराबर साइज उनका सेम नहीं है, साइज भी सेम होना चाहिए। अगर साइज सेम नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम नहीं हो सकता। तो ये समरूप तो है लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। समरूप तो है लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि समरूप कहता है। दिखाई दे रही। क्यों बेटा, बाकी बच्चों को दिख रही है क्या? यस मैम। ठीक है, तो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। फिर भी अगर उसके बाद भी नहीं दिखाई दे तो मतलब आपकी तरफ से कुछ दिक्कत है, फिर आप अपना नेटवर्क और इंटरनेट चेक करना। ठीक है, और मैं फिर से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन को, जिसको भी नहीं दिखेगी वो
देख लेना कि आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू है और फिर चेक कर लेना। चलो, तो इसलिए ये समरूप हुआ क्योंकि इनका आकार सेम था, साइज से फर्क पड़ता ही नहीं, साइज बड़ा हो छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्वांग सम नहीं है क्योंकि सर्वांग सम ने कहा आकार तो चलो सेम है माना, लेकिन साइज भी सेम चाहिए। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा वैसे। तो अभी एक और एग्जांपल करते हैं इसका, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। हाँ ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं एक त्रिभुज, ठीक है, अब बताओ ये दोनों आपको क्या लग रहा है कैसे हैं? समरूप है या नहीं? मैम सर्वांग सम है? समरूप भी है मैम समरूप है ये दोनों। सर्वांग सम है या नहीं? यस मैम समरूप है। बिल्कुल मैम समरूप दोनों है। हाँ मैम समरूप है। हाँ हाँ समझ गए, समरूप भी है और सर्वांग सम भी है, समरूप भी है और सर्वांग सम भी है, क्योंकि समरूप कहता है आकार सेम होना चाहिए, ये भी त्रिभुज है और जो वहां बना रखा है वो भी त्रिभुज है, दोनों ही क्या है? दोनों ही त्रिभुज है। तो पहली कंडीशन जो थी समरूपता की कि आकार सेम होना चाहिए, सेम था, और साइज से समरूप को फर्क नहीं पड़ता, समरूप कहता है साइज सेम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो ये समरूप है। और ये सर्वांग सम भी है क्योंकि सर्वांग सम कहता है कि इनका आकार भी सेम होना चाहिए, दोनों त्रिभुज थे, हाँ त्रिभुज थे, और इनका साइज भी सेम होना चाहिए, तो इनका साइज भी सेम ही है, इसीलिए ये समरूप भी होंगे और सर्वांग सम भी होंगे। लेकिन ऊपर वाले में क्या हुआ? ऊपर वाले में आकार सेम था और साइज सेम नहीं था, तो हमने समरूप कहा क्योंकि समरूप को साइज से फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन सर्वांग सम को तो पड़ता है ना, सर्वांग सम को साइज से बहुत फर्क पड़ता है, अगर साइज बराबर नहीं हुआ तो ये सर्वांग सम नहीं होता है, इसलिए ऊपर वाले को हमने समरूप कहा लेकिन सर्वांग सम नहीं कहा। पर नीचे देखो इनका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो इसको हम समरूप भी कहेंगे और सर्वांग सम भी कहेंगे। बताओ अभी क्लियर हुआ कि ये दोनों है, ये क्या है? ये दोनों है। ठीक है, तो चलो फिर यहां से हमने एक चीज जो है वो निकाली, क्या चीज निकाली वो लिख लेते हैं। हमने एक चीज यहां से नोटिस की कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो सभी के सभी समरूप तो होगी, लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं उनका सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक आयत बना दिया, ये मैंने एक तो बनी ढंग से एक आयत बना दिया छोटा सा, और इसी का मैंने एक बड़ा वाला वर्जन बना दिया, तो ये क्या है? ये समरूप है। ये समरूप तो होगा लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें समरूप होती हैं जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो, लेकिन जितनी भी चीजें सर्वांग सम होती है जरूरी होता है कि वो समरूप भी होगी, जरूरी होता है कि वो समरूप भी होगी। ठीक है, ये लाइन सभी को क्लियर हुई कि जितनी समरूप आकृतियां हैं जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो, लेकिन जितनी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप होगी ही होगी। इसके लिए कुछ मतलब रूल नहीं है याद करने का, इसके लिए अगर आपको इनके बारे में पता है तो ठीक है, साइज दोनों में एक जैसा होना चाहिए, और अगर शेप दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, साइज जो है वो इसमें सेम चाहिए, इसमें फर्क ही नहीं पड़ता, सेम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो अगर किसी आकृति में, दो आकृतियों में साइज भी सेम है और शेप भी सेम है तो वो सर्वांग सम भी होती है और वो समरूप भी होती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है, इस लाइन को याद रखना, ये लाइन आपको एमसीक्यू में आ सकती है, ये लाइन आपको ट्रू फॉल्स में आ सकती है। आपको लिखा गया होगा कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, तो आपका आंसर क्या होगा? सही। गलत। आपको क्वेश्चन गलत किसने बोला है? सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं।
ट्रुथ मैम। यस मैम। सही है, लेकिन आपको उल्टा पूछ लें कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, फॉल्स मैम। तो फॉल्स कर दीजिए। ये एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है, ये समरूप है पर ये सर्वांग सम नहीं है, तो सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन बस नोट कर लो अच्छे से कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप होंगी ही होंगी, लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं जरूरी नहीं कि वो हर बार सर्वांग सम हो। ठीक है, ये आपकी किताब से मैंने लाइन ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन में आ सकती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि देखो इसकी आकृति भी सेम है, इसका ये भी सेम है, उस तरह से आपको सिखाया समरूप के बारे में। लेकिन आप 10th में हो तो 10th के हिसाब से समरूपता की थोड़ी सी परिभाषा आ जाती है और परिभाषा के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, तो उस परिभाषा को सीखते हैं कि कैसे चेक करेंगे कोई चीज समरूप है या नहीं, और कैसे चेक मतलब आपको पता कैसे चलेगा। पहली चीज तो वही है कि आपको उसका शेप और उसका साइज देखना है, पहले तो वही आपको देखना है, लेकिन उसके बाद क्या देखना है तो वो देखो। कोई भी दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब जिसमें एक से ज्यादा दो से ज्यादा भुजाएं हो, जैसे कि त्रिभुज भी बहुभुज है, आयत, वर्ग, पंचभुज, षटभुज, ये सारे क्या है, बहुभुज है। ठीक है, तो जो बहुभुज है वो तभी समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत कोण होने चाहिए बराबर और भुजाएं होनी चाहिए एक ही अनुपात में। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, तभी आपको ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए यहाँ पर बना देते हैं फिर से एक वर्ग, और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इस एक एग्जांपल को अच्छे से समझना, तो ही आप जो है वो बाकी चीजें भी समझ पाओगे। ये मैंने यहाँ पे दो वर्ग बना दिए। अब इनको नाम दे दिया मैंने, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम एल, एम, एन, इसको पी लिख देते हैं। चलो, तो अभी देखो, आपको बोला है कि क्या ये दोनों समरूप है, तो आप देखोगे, आपने देखा इनके आकार सेम है मतलब समरूप है ना। लेकिन अब आपने आकार तो देखना ही है, साथ में और चीजें भी देखनी है, इनके भुजाएं और इनके कोण। तो इनके कोण देखो, यहाँ पर कोण बन रहे हैं 4। ठीक है, इसके पास कोण बन रहे हैं 4 और इसके पास भी कोण बन रहे हैं 4। मुझे कैसे पता 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में कोण 90 डिग्री का ही होता है। आपने चेक करना है कि इनके जो संगत कोण है क्या वो बराबर है। संगत कोण का मतलब इस आकृति में इस कोने में ए कोण बना है, तो दूसरी आकृति में इसी जगह पे कौन सा कोण बना है उसका नाम बताओ। एल। 90 डिग्री। एन, नाम माप 90 नहीं, डिग्री उसका नाम, समकोण मैम। उसका नाम। मैम समकोण। अरे इसका नाम ए है ना मैम एल। एल। ठीक है, ए कोण यहाँ पर है तो इसके संगत कोण है एल, ए के संगत है एल। अच्छा, बी के संगत कौन है, मैम एम। सी के संगत कौन है, एन। और डी के संगत कौन है, पी। ठीक है, तो क्या संगत कोण बराबर है, देखो, क्या ए कोण एल के बराबर है, बी एम के बराबर है, सी एन के बराबर और डी पी के बराबर, क्या बराबर है, नो मैम बराबर है। ठीक है, सारे कोण बराबर है, 90 डिग्री के तो बराबर है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो संगत कोण होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, तो जी हाँ वो बराबर ही थे। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। मान लो ये है 5 सेंटीमीटर की रेखा भुजा, और ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की भुजाएं सारी समान होती है। इसको मान लो ये है 25 सेंटीमीटर की भुजा, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। तो आपको ऐसा नहीं बोला है कि संगत भुजाएं भी बराबर हो, बराबर नहीं बोला है, आपको बोला है संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब इनका अनुपात सेम हो। अनुपात का मतलब, पहले तो मुझे बताओ ए बी के संगत कौन सी भुजा है, जो ए बी रेखा है इसके संगत कौन सी भुजा है, एल एम। एल। ए भी ऊपर बना है, एल एम भी ऊपर बना है। ए सी के संगत कौन है, ए सी के संगत है एल एन। बेटा मेरी तरफ से तो कोई गुड नाइट नहीं है, हम तो यहाँ पे हाफरली का रिवीजन करेंगे, आपको सोना है तो आप सो सकते हो। ठीक है, ए सी के
संगत है LN, CD के संगत है, CD के संगत है NP और MP के संगत है BD। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे संगत भुजाएं सेम कलर वाली कर दी, संगत भुजाएं हमने सेम कलर वाली कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका अनुपात निकालना है। मतलब अगर AB के संगत LM है तो क्या करो, AB बटा LM निकालो। कितना आएगा AB बटा LM? AB 5 है, LM 25 है, कितना आया? 1/5। 1/5, सिंपल। और अगर मैं निकालूं AC बटा LN, क्योंकि ये दोनों भी संगत भुजाएं हैं, तो AC भी 5 के बराबर था, LN भी 25 के बराबर था, तो ये भी आ गया 1/5। अगर मैं निकालूं BD बटा MP, तो ये भी आ जाएगा 5/25 और ये भी आ जाएगा 1/5। अगर मैं निकालूं CD बटा NP, तो ये भी होगा 5/25 और ये भी आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। ऐसा मत सोचना कि ये 5 है तो यहाँ भी 5 हो, ये 5 है तो यहाँ भी 5 हो। नहीं, संगत भुजा बराबर नहीं, संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, जो कि है। ये इनका जो अनुपात निकल के आया वो चारों का अनुपात बराबर था, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये समानुपाती है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे बना के रखी है अपनी दो आकृतियां, ये समरूप आकृतियां हैं, क्योंकि इनके जो संगत कोण थे वो भी बराबर थे, सारे 90 डिग्री के थे, और इनका जो अभी हमने अनुपात निकाला वो भी समानुपात है। मतलब सबका अनुपात बराबर है, सबकी भुजा बराबर नहीं पर सबके अनुपात बराबर है। ठीक है, तो बस इसी तरह से हमने पता करना है कि कोई आपकी जो आकृति है वो समरूप है या नहीं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। आपको दो आकृतियां दे दी जाएंगी, उनकी भुजा दे दी जाएगी, उनके कोण दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि चलो बताओ ये समरूप है कि नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और इसको आपने बताना है कि ये दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं चीजें। इसका नाम है PQR और इसका नाम है ABC। ठीक है, एंगल P कह रही हूं मैं कि एंगल P है 60 डिग्री का, एंगल Q कह रही हूं 50 डिग्री का, और एंगल ये कहा मैंने कितने का, 6 5 11 70 डिग्री का। ठीक है, और यहां पर भी एंगल A कहा मैंने 60 डिग्री, B कहा 50 और C कहा मैंने 70 डिग्री। अब इनकी भुजाएं लिख लेती हूँ। ये है 5, ये है 2.5, ये है 4.8। ठीक है, ये है 10, ये है 5 और ये है 9। अब आपने बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप है कि नहीं, बस इतना बताओ। भुजा देखो, कोण देखो, जो भी आपको बोला करने को वो करो और अपना आंसर बताओ, है हाँ या ना, समरूप है। चेक किया आपने? देख के नहीं बताना है, पूरा चेक करके बताओ। जिसने भी चेक कर लिया है बता देना। नहीं है? अच्छा, कारण पूछूं? अगर कारण बता पाओगे क्यों नहीं है? कारण बता पाओगे, रीजन कि क्यों नहीं है? QR BC के बराबर नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है, पर ऐसा बोलना है कि QR और BC का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें संगत कोणों की, संगत कोण मतलब जो इसकी जगह पे है दूसरी जगह पे भी वही होना चाहिए। तो कोण P 60 डिग्री था, कोण A भी 60 डिग्री था, बराबर हो गए।
कोण Q 50 डिग्री, कोण B भी 50 डिग्री, बराबर हो गए। कोण R 70 डिग्री और कोण C भी 70 डिग्री, तो बराबर हो गए। संगत कोण तो आ गए थे तीनों ही बराबर। संगत कोण तो कैसे आ गए थे? तीनों ही बराबर। और तीनों ही कैसे हैं? तीनों ही त्रिभुज के आकार के हैं, है ना, तीनों ही त्रिभुज के आकार के हैं, तो आकार भी बराबर है, संगत कोण भी बराबर है। अब हमने देखना था संगत भुजाओं का अनुपात। अब हमने क्या करना था? तो संगत भुजाओं का अनुपात देखना था। अगर संगत भुजाओं का अनुपात देखें तो पहले आपको संगत भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है, पहले आपको संगत भुजाएं पता होनी चाहिए। तो PQ के संगत है AB, PQ के संगत AB है तो हम PQ बटा AB निकालेंगे। PQ 5 था, AB 10 था, करो जरा इसको भाग, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो QR के संगत जो है वो कौन है? QR के संगत है BC, तो हमने QR की वैल्यू भर दी 4.8 और BC की वैल्यू भर दी 9। 4.8 का दशमलव हटाओ, ये आ जाएगा 48, बटे में आ जाएगा इसके 90। सभी को समझ आया बटे में 90 क्यों आया? बताओ। मैंने 4.8 का दशमलव हटाया, मैंने 4.8 का दशमलव हटाया तो दशमलव हट के बटे में 10 आया, 10 को 9 से गुणा कर दिया तो ये 90 आ गया। अब इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10, ये कट गया। अब 24 और 45 आपस में कटेंगे क्या? हाँ, ये कट जाएगा 3 से। 8 3 24 और 3 एकम 3, 3 5 15, ये आ गया 8/15। 8/15 को नहीं काट सकते। फिर निकाल लेते हैं PR का अनुपात AC से, PR का अनुपात निकाल लेते हैं AC से। तो PR था 2.5 और AC था 5, तो 25 लिख दिया ऊपर, नीचे लिख दिया 50। ठीक उसी तरह से जैसे 2.5 का दशमलव हटाएंगे ना तो 25 बन जाएगा और दशमलव के बटे के नीचे 50 आ जाएगा। काट दो इसको, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये भी आ गया 1/2। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला जो अनुपात निकला है वो इस वाले अनुपात के बराबर तो है, लेकिन इस वाले अनुपात के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो हमने अनुपात निकाले वो बराबर नहीं थे। जो हमने संगत भुजाओं के अनुपात निकाले तो वो बराबर नहीं थे, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। और अगर संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होंगी तो आकृतियां भी समरूप नहीं होंगी। अगर कोण बराबर नहीं हुए तो भी आकृतियां समरूप नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोण बराबर थे तो हमने कहा कि भाई कोण तो बराबर है, वो तो हम देख पा रहे थे, तब तो हमें लगा समरूप है। लेकिन जब हमने भुजा का अनुपात निकाला तो हमने देखा कि वो बराबर नहीं था, वो समानुपाती नहीं थे, इसलिए समरूप भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? क्योंकि ये क्वेश्चन भाई आपको आएंगे, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। आपको 2 आकृतियां दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि चलो पता करो ये समरूप है कि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है तो इसको देखते हैं, इसको बताओ और फिर मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ आया। ये आपस में समरूप है कि नहीं, आपने बस इतना बताना है। ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप है कि नहीं, बस इतना बताओ। संगत कोण देखो, संगत भुजाओं का अनुपात। बोलो मैम, समरूप और समानुपाती एक होता है क्या? नहीं, समानुपाती अलग चीज है। समानुपाती का मतलब अनुपात समान हो। अनुपात होता है बटा, ठीक है, बटे में लिखने को अनुपात कहते हैं। एक मिनट, ठीक है, अभी बताते हैं समानुपाती क्या होगा। ठीक है, समानुपाती मतलब कि हमने इन भुजाओं का अनुपात निकाला। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जो है वो PQ बटा AB किया। ठीक है, हमने क्या किया, PQ बटा AB किया, इसको कहेंगे हम अनुपात। ये क्या है, PQ बटा AB क्या है, अनुपात है। ठीक है, QR बटा BC भी क्या है, अनुपात है, और PR बटा AC भी क्या है, अनुपात है। मैंने यहाँ पे 3 अनुपात निकाले। कितने निकाले, 3।
अगर ये तीनों अनुपात जो निकाले और इनकी वैल्यू अगर सेम आ जाती, क्या हो जाती, इनकी वैल्यू अगर सेम आ जाती तीनों की, यहाँ पे 2 की ही सेम आई ना, 1/2 1/2, मान लो यहाँ पे भी वैल्यू आती 1/2, तब मैं कहती कि ये तीनों आपस में समानुपाती है, इनका अनुपात समान है, तो हम कहेंगे समानुपाती। ठीक है, मैंने 3 अनुपात निकाले, मैंने 3 भाग निकाले, भाग करके जो भी आया उसको लिखा, अगर वो बराबर आया तो कहेंगे समानुपाती है, लेकिन अगर बराबर नहीं आया तो कहेंगे समानुपाती नहीं है। तो ये जो केस था ये समानुपाती नहीं था, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें बराबर थी, तीसरी चीज बराबर नहीं आई, तो हम कहेंगे ये समानुपाती नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? अनुपात अलग है, पहले अनुपात निकलता है, फिर चेक करते हैं कि क्या ये समानुपाती है, और फिर बोलते हैं कि आकृतियां समरूप होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक कहा आपने कि ये होगा, क्योंकि ये संगत कोण बराबर है, ये भी 85, ये भी 85, ये 70 तो ये भी 70, ये 105 तो ये भी 105, ये 100 तो ये भी 100, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोण तो सारे के सारे बराबर थे। अनुपात की बात करें तो इस भुजा का इस भुजा से जो अनुपात निकला, ठीक है, 2.4 का जो 4.8 से अनुपात निकला वो निकला 1/2। DA का जो SP से अनुपात निकला, मतलब 2.1 का जो 4.2 से अनुपात निकला वो भी निकला 1/2। 2.5 का 5.0 से जो अनुपात निकला वो भी निकला 1/2, और 1.5 का 3.0 से जो अनुपात निकला वो भी निकला 1/2। मैंने यहाँ पे निकाले 4 अनुपात, कितने, 4 अनुपात। अब 4 अनुपात जब निकाले और उनका आंसर जो आया वो आया बराबर, 4 अनुपात निकाले, इनका आंसर क्या आया, बराबर आया, तो मैं कहूंगी ये 4 हो आपस में समानुपाती है, क्योंकि इनके अनुपात बराबर है। जिनके भी अनुपात बराबर हुए उनको कहते हैं समानुपाती। ठीक है, जिनके भी अनुपात बराबर हुए उनको कहते हैं समानुपाती। अनुपात में इतना कंफ्यूज मत हो, अनुपात का मतलब होता है बटा करना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि 5 का 7 से अनुपात करो, तो आप क्या लिखोगे, 5/7 में 5/7, सिंपल, तो यही अनुपात है। ठीक है, इसी को अनुपात कहते हैं। मैं बोलूं 18 का अनुपात करो 9 से, तो क्या लिखोगे, 18/9। 18/9, और कटता है तो काट दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, इनका अनुपात आ गया 2। ठीक है, तो ये होता है अनुपात और कुछ नहीं होता। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं। अच्छा, एक चीज तो रह गई, उसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप होती ही होती हैं, उनके नाम लिख लो। नंबर 1, जितने भी वर्ग हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे मैथ में जितने भी वर्ग हैं वो सारे ही समरूप हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां वर्ग बनेगा, जहां जहां वर्ग बनेगा वहां कोण भी बराबर होंगे और अनुपात भी बराबर ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जितनी वैल्यू इसकी होगी, जितनी वैल्यू इसकी उतनी ही इन सब की, जितनी वैल्यू इसकी उतनी ही इन सब की, तो इसका हर बार अनुपात भी सेम आएगा और हर बार इसके कोण भी सेम होंगे। तो जितने भी वर्ग हैं वो सारे क्या हैं, समरूप आकृतियां हैं। नंबर 2, जितने भी वृत्त हैं वो सारे भी क्या हैं, समरूप आकृतियां हैं। वृत्त में भुजा तो होती नहीं, तो भुजा को तो हम देखेंगे नहीं, बस उसका आकार देखते जाएंगे कि वृत्ताकार है और वो समरूप बनता जाएगा। ठीक है, आकार देखते जाएंगे, वृत्ताकार है तो वो समरूप बनता जाएगा। तो एक वर्ग है जो बिना सोचे समझे आपने बोलना है कि वर्ग समरूप आकृति होती है, चाहे वो कोई सा भी वर्ग ले आओ उठा के, कोई सा भी वर्ग, वो समरूप होता ही होता है। सारे के सारे वृत्त है इस गणित में जो समरूप होंगे ही होंगे। और नंबर 3, त्रिभुज। त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन क्या सारे त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सवाल उठ गया। क्या सारे ही त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसके लिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मैंने त्रिभुज बनाया एक ऐसा, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया मैंने ऐसा और दूसरा त्रिभुज बनाया मैंने ऐसा, क्या ये समरूप है? बताओ, हाँ या ना? इसको थोड़ा अलग कर दूं, रुको, इसको थोड़ा अगर मैं अलग कर दूं, इसको मैं ऐसा बना दूं,
तो क्या ये समरूप है? नो मैम। ये तो थोड़ा बन भी रहा है। अच्छा, अगर अगर ऐसे कर दे, नो मैम। नो मैम। मतलब अलग अलग त्रिभुज बनते हैं। मान लो मैंने कोई त्रिभुज ऐसा बना दिया लंबा सा, ठीक है, ऐसा लंबा सा कोई मैंने त्रिभुज बना दिया, और इसके ये है हमारा समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर है। इसमें कोण ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, पर इसमें कोण ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये है समबाहु त्रिभुज, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। तो सारे के सारे त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, त्रिभुज के अलग अलग तरीके होते हैं। आप हर त्रिभुज को समरूप नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको एक स्पेशल त्रिभुज की बात कर दी जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक त्रिभुज है या दो त्रिभुज है जो समबाहु है, कैसे है? समबाहु है, तब आप कहेंगे कि हाँ, अगर त्रिभुजों में बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं बराबर। भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी होंगे बराबर। यहाँ पे भी 60 का कोण, 60 का कोण, 60 का कोण, यह भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ऐसा एक और समबाहु त्रिभुज बना दो, उसके भी कोण बराबर, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और भुजाएं भी तीनों की तीनों बराबर। तो सारे के सारे त्रिभुज तो समरूप नहीं होते, लेकिन अगर त्रिभुजों में भी बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की, तो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये 3 आकृतियां होती हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे टिक लगा के आ सकते हैं कि ये तीनों समरूप होती हैं। मान लो आपको ऑप्शन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समरूप नहीं हो सकती। ऑप्शन में है वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, फिर है आयत। तो आपका आंसर क्या होगा? आयत। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे आयत नहीं होते हैं समरूप। बहुत ही रेयर केस होंगे कि सारे के सारे आयत समरूप होंगे, ठीक है, क्योंकि आयत ऐसा आयत भी हो सकता है वैसे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण ही तो बन रहा है। चलो आयत के बारे में मैं सर्च करूंगी, आयत अगर होता है तो आयत को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। पर मान लो ऑप्शन नंबर 4 होता सिर्फ त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 4 होता सिर्फ त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3 में समबाहु दे रखा है, 2 में वृत्त, 1 में वर्ग, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है त्रिभुज। तो फिर आपका आंसर क्या होता है कि कौन समरूप नहीं होता? त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है, अकेला त्रिभुज। अकेला त्रिभुज दिख जाए तो साफ मना कर देना कि ये आपका समरूप नहीं हो सकता। लेकिन समबाहु त्रिभुज पूछा जाए तो बिल्कुल हाँ करना कि हाँ समबाहु है तो जरूर होगा, ठीक है। बाकी आयत का हम कल पता करके बताएंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इस गणित में जितने भी वृत्त हैं, सारे के सारे वृत्त हैं, वो कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं? समरूप। समरूप, ठीक है, सारे के सारे वृत्त समरूप होते हैं। सर्वांग सम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक वृत्त बड़ा बन सकता है, एक छोटा, ठीक है। अगर एक वृत्त बड़ा है, एक छोटा है, साइज में अंतर आ गया, साइज में अंतर आ गया तो सर्वांग सम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आकार की बात करें तो वृत्त ही होगा, लेकिन साइज की बात करें तो सर्वांग सम नहीं होता। लेकिन जितने भी वृत्त हैं सारे के सारे वो समरूप जरूर होंगे। जितने भी वर्ग हैं वो समरूप होते हैं कि सर्वांग सम? समरूप। ठीक है। और सभी डैश त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु, समबाहु। ठीक है। समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण डैश हो और संगत भुजाएं डैश हो। बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। बेटा आवाज नहीं आ रही तो क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो और बताओ इसका आंसर। संगत कोण बराबर भुजाओं की होंगे और दूसरे भुजाएं समानुपाती। ठीक है, जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, लेकिन जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं, वो समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। समानुपाती। बराबर होंगी तब भी समानुपाती हो जाएंगी, और अगर बराबर नहीं हुई तो समानुपाती तो भाई होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद से बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने इसको ड्रॉ करके लाना है। 2 आकृतियां ऐसी जो समरूप हो और आकृतियां ऐसी जो समरूप नहीं हो,
ठीक है, मैम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वर्ग और ये बनाना है, ये मुझे सुनना थोड़ी है, ये बना देना, ठीक है। बताओ ये समरूप है कि नहीं है, ध्यान से देखना और ध्यान से देख के बताना। नहीं है। नहीं है मैम, नहीं है मैम। कारण चाहिए मुझे, कारण, ऐसे नहीं मानूंगी। मैम नहीं है कारण 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 बताओ। मैम। एक तो ये आकृति सेम नहीं है। आकृति तो सेम ही है, इसके पास भी 4 भुजाएं, इसके पास भी 4 भुजाएं। हाँ यस मैम। मैम ये तो वर्ग से ही बना हुआ है। वही तो कारण ढूंढो कि ये अलग सा बना किस वजह से। ऐसी क्या बात हुई कि थोड़ा सा अलग दिख रहा है? आकार के बाद मैम इसकी साइज आकार में फर्क, अरे साइज से तो फर्क नहीं पड़ता। समरूप कहता है साइज, आप इतना सा भी वर्ग बनाओ और आप इतना बड़ा वर्ग बनाओ, मैं दोनों को समरूप कहूंगा, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। क्या कहा था मैंने, ध्यान रखो ना, किसको किसको देखना है। अभी आप फिल इन द ब्लैंक्स भी तो देख के आए, फिल इन द ब्लैंक्स भरे, रिक्त स्थान भरे, वहां पे भी तो भर के आए। संगत कोण, बिल्कुल संगत कोण। संगत कोण बराबर होने चाहिए। यहाँ पे कोण है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, पर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है क्योंकि टेढ़ी लाइनें है ना, तो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री नहीं बन सकता। यहाँ पे कोण बनेगा ऐसा, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइनें हो तो 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कोण बनेंगे, तो इसके संगत कोण बराबर नहीं है। और जब संगत कोण बराबर नहीं है तो हम इसको समरूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम रूल पढ़ के आए थे कि जिसके संगत कोण बराबर हो, जिसकी भुजाएं समानुपाती हो, वो समरूप होगा, लेकिन जिसके कोण बराबर ना हो, भुजाएं समानुपाती ना हो, तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भुजाएं समानुपाती थी, इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो भी 1/2, इन दोनों का निकालोगे तो भी 1/2, इन दोनों का निकालोगे तो भी 1/2, और इन दोनों का निकालोगे तो भी 1/2 ही आता। लेकिन इनके कोण ही बराबर नहीं थे, तो इसलिए हम इसको समरूप नहीं बोल पाए। ठीक है, इसलिए हम इसको समरूप जो है वो नहीं बोल पाए। करेक्ट है। तो ये हमने 6.1 पूरी कर दी। अब कल की क्लास में हम 6.2 पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें कुछ प्रमेय आनी चाहिए, तो उसको करते हैं कल। और अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। होमवर्क कर लेना आकृतियां बनाने वाला, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में।